अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपने क्रिप्टो के अंदर नई शुरुआत करी है या जस्ट आपको अभी कुछ दिन हुए, तो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी जब कभी नया था इस इंडस्ट्री के अंदर तो हमेशा तलाश करता था कि यार कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ पढ़ने को मिल जाए। तो और कोई कॉन्सेप्ट अगर मुझे कहीं से कोई आसानी से कोई समझा दे। तो क्रिप्टो, क्योंकि इतनी तेजी से ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है और पिछले कुछ सालों से ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, तो इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एकदम समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज को, उन टेक्निकल चीजों को आपको सरल भाषा में समझाने की जो कोशिश है वो इस चैनल की है। इस चैनल के ऊपर आपको यही क्रिप्टो एजुकेशन से रिलेटेड बिगनर के लिए आपको वो कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप बिगनर हैं और या अगर आप पुराने भी हो, तो आज इस टॉपिक की गहराई, इस टॉपिक की ग्रेविटी को अगर आपने समझ लिया, तो मैं बता रहा हूं कि आपकी जो कन्विक्शन है इस स्पेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, वो हमेशा बनी रहेगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो की लेंथ से वीडियो को जज मत करो। वीडियो की जो कंटेंट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो पर्पस है, उसकी जो ग्रेविटी है, अगर आप इस इंडस्ट्री में हो और अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझा आज आपने, तो आप लॉस में रहोगे। ये मेरा आपसे गारंटी है। मतलब आप इसको अगर नहीं सुनोगे तो आपको ये लॉस होगा, इस वीडियो को अगर आज आपने नहीं देखा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चाहे आप रात में देखिए, गाड़ी चलाते हुए देखिए, इसको सुनिए वीडियो को, लेकिन सुनिएगा जरूर कभी खाली वक्त में। आज का टॉपिक है, उसका नाम है मेटावर्स। मेटावर्स कई बारी हमने क्रिप्टो स्पेस में, जब हम ट्विटर के ऊपर, कभी कभार कोई यूट्यूबर बोल देता है, कभी कभी कोई आर्टिकल हमने इस पे पढ़ा है, हमने बार बार ये वर्ड हमारे सामने आ रहा है, मेटावर्स मेटावर्स। तो आखिरकार जो मेटावर्स की है क्या, मेटावर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और क्यों जो आने वाली जो हमारी दुनिया है वो किस तरीके से शेप होगी, उसमें हमारा क्या रोल होगा, और मेटावर्स जो हमारी करंट यूनिवर्स है उससे डिफरेंट कैसे होगा, क्या उसके अंदर फीचर्स होंगे, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं। मेटावर्स के अंदर अगर हम देखें तो दो वर्ड हैं, दो वर्ड को मिला के मेटावर्स बना। हमने यूनिवर्स तो सुना था और उससे तो हम वाकिफ भी हैं, और ऑब्वियसली जिस चीज से हम वाकिफ होते हैं तो कंफर्टेबल भी होते हैं, और हमारी उस चीज के लिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होती है। अगर मैं आपसे बोलूं यूनिवर्स क्या है, तो आप खट से, कोई बच्चा भी बता देगा 2 सेकंड क्लास में कि यूनिवर्स क्या होता है। बट मैं ये बात पूछूं मेटावर्स, तो मेटावर्स के अंदर हम देखें दो वर्ड है, मेटा और वर्स। तो यूनिवर्स से तो वर्स आ गया, और जो मेटा है उसका मतलब है बियॉन्ड। तो बियॉन्ड यूनिवर्स मतलब जो बियॉन्ड हमारी जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स है, उसके बियॉन्ड की जो दुनिया है, जो उसके परे जो दुनिया है, उसका नाम है मेटावर्स। अब वो दुनिया कैसी होगी उसको समझते हैं, लेकिन उस दुनिया को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि हमारी जो प्रेजेंट यूनिवर्स है, जो हमारी ये दुनिया है, जो हमारी नेशन है, क्योंकि ये दुनिया में जो नेशंस हैं, ये जो प्लैनेट है, उसके ऊपर जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, ये इस यूनिवर्स का पार्ट है। ये हमारी जो प्रेजेंट जो फिजिकल दुनिया, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई, इसको समझ लेते हैं। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप मेटावर्स को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि आप, ये दोनों चीजें ऐसे इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो आप अगर यूनिवर्स को समझ लोगे कि एग्जिस्टेंस में कैसे आया, नेशन स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आई, तो आप मेटावर्स को ऑटोमेटिकली समझ लोगे, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसे इंटरलिंक्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम इसको बहुत क्विकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी दुनिया में एग्जिस्टेंस जब हुई तो इंसान जो है पहले बंदर था, बंदर से हमारे इंसान जो है वो इवॉल्व हुआ, राइट। हमारी हिस्ट्री हमें यही बताती है। तो सोचो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अफ्रीका के अंदर पहली बार इंसान जो है वो इवॉल्व होने की प्रक्रिया से गुजर रहा था, इवॉल्व हुआ एक इंसान, फिर दो तीन चार रिप्रोडक्शन हुई, पॉपुलेशन बढ़ी। तो हो सकता है कि एक टाइम में ऐसा हुआ होगा कि 4-5 हजार लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर आइलैंड में अपनी उसको दुनिया समझ रहे होंगे, राइट। उस आइलैंड को जब वो इवॉल्व हुए होंगे तो उनको लगा होगा कि हम देखने में एक जैसे हैं। जैसे मैंने ये टी शर्ट भी पहनी हुई है, अगर आप देखो तो हम यहाँ पे, अगर इस टी शर्ट में देखो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं और आखिर में हम ऐसे हुए हैं, ठीक है, ये एवोल्यूशन। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि वो जो 4-5 हजार लोग थे, उन्होंने अपने आप को देखा होगा और उन्होंने कहा होगा, अरे यार हम दिखने में तो एक जैसे हैं,
और उन्होंने फिर सोचा होगा कि ये जो आइलैंड है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यही हमारी दुनिया है। वहीं पे वो खा पी रहे थे, वहीं पे शिकार कर रहे थे, वहीं पे वो जो वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज थी उससे पानी पी रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे। उन्होंने उसी को अपने दुनिया समझ लिया। फिर कबीले के अंदर एक सरदार बना और उन्होंने एक लीडर को इलेक्ट किया जो उसकी वो बात मानते थे, जिसकी वो गाइडेंस में रहते थे। और अल्टीमेटली उनको रियलाइज हुआ कि वो अकेले नहीं है दुनिया में, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ है कि जब उन्हें अपनी जैसा इंसान किसी दूसरी जगह पे मिला या दिखा, या उसने उनके एरिया में एंटर करने की कोशिश करी, तो धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हुई जब इंसान ने ट्रैवल करना शुरू करा कि दुनिया में वो अकेली नहीं है। दुनिया में और अलग अलग जगह पे अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये कबीले से उठ के किंग्स के फॉर्मेट में दुनिया बढ़ी। जो किंग रूल था, तो किंग ने भी क्या करा, सबसे पहला काम ये करा कि उसने अपनी बाउंड्री को मैप किया। बाउंड्री को मैप करने के बाद उसने क्या करा, मैप करने के बाद उसने बोला कि ऐसा है, ये हमारी बाउंड्री है, अब इसके अंदर देखो कौन कौन सी चीज हमारे पास क्या क्या है। तो उसने कहा कि हमारे पास इंसान कितने, मैप करो, हमारे पास लोग कितने, हमारे पास खेत कितने, हमारे पास खलियान कितने, हमारे पास पेड़ कितने, हमारे पास नदियां कितनी है, हमारे पास कितने पहाड़ हैं। पूरी बाउंड्री को उस किंग ने मैप करवाया और उसकी एक मैप करके एक रजिस्ट्री मेंटेन करने की कोशिश करी, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करी, एक लेजर मेंटेन करने की कोशिश करी कि भैया सारी चीजों को मैप करो, सारे रिसोर्सेस को, ठीक है। क्योंकि अगर कोई राजा ये क्यों करता है, उसको मैप करने से ये है कि उसको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो लोग यूज करेंगे, जैसे कि खेत खलियान में लोग जब यूज करते थे और जब अपने उसमें से अनाज उगता था तो उसमें वो लगान लेता था। राजा लगान लेता था, या टैक्स उस जमाने में, आज हम टैक्स कहते हैं, उस जमाने में लगान होता था जो लिया जाता था। लगान से क्या होता था कि फंडिंग होती थी राजा की, क्योंकि राजा अपने आप को फंड करने का जो जरिया था वो टैक्सेस था। उसको वो फंड क्यों करना होता था, क्योंकि उसको अगर अपनी प्रजा को बचाना है दूसरे की वॉर से, तो उसको हथियार चाहिए, तलवारें चाहिए। उसको अपनी जो सीनेट, अपनी जो उसके नीचे लोग हैं उनको सैलरी देने के लिए, किले की हिफाजत करने के लिए, ये सारा उसको टैक्सेस चाहिए था। तो टैक्सेस रिजीम कोई आज का नहीं है, टैक्सेस रिजीम ये पुराना है। कोई भी जब किंग बना तो उसको अपने आप को अगर फंड करना है, अपने अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपने शहर को प्रोटेक्ट करना है, तो उसे टैक्सेस की जरूरत है। यहाँ समझ में आ गया, यही जो राजा का रूल था कल को। और मॉडर्न पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, हम करंट रिजीम की बात करें, तो आज कंट्रीज हैं और कंट्रीज की अपनी बाउंड्री है। और हर बाउंड्री को बनाने के बाद कंट्री के अंदर जो पॉलिटिशियन है या प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उसका पहला काम क्या है भाई? उसका पहला काम यह है कि अपने यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैप करना। मैप करना पहले उस, अगर आप देखो किसी भी आप अगर किस तरीके से गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, तो हर गवर्नमेंट के पास उसको पता है कि उसके पास कितने पॉपुलेशन कितनी है। फिर हर एक आदमी की उसके पास मैपिंग है। हर एक आदमी को उसने एक सोशल सिक्योरिटी नंबर, आधार कार्ड नंबर या एक पर्टिकुलर नंबर या पैन कार्ड नंबर उसने दिया हुआ है। सो अगर मैं देखूं, मैं और आप एक्चुअली में क्या है, आप अरुण हो, आप विजय हो, आप संजय हो, सरकार डजेंट मैटर यार। आपका अल्टीमेटली तो आधार कार्ड को जो नंबर है वो हो, आप एक नंबर हो, एक न्यूमेरिकल डिजिट हो इस देश में। सिमिलरली यूएस के अंदर सोशल सिक्योरिटी नंबर है एलेक्स का या जॉन का या मैरी का। तो वो जो सोशल सिक्योरिटी नंबर हर देश के अंदर होता है, हर एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक आईडी होती है। सो बेसिकली मेरी यूनिक आईडी सिस्टम के अंदर कहीं पे स्टोर्ड है, ऐसी आपकी है। तो ऐसे ही जितनी भी रिसोर्सेज हैं, नदियां, नाले, पेड़ पौधे, हमारे यहाँ शेर कितने, चीता कितने, हाथी कितने हैं, नदियां कितनी हैं, ये पूरी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, पेड़ इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चले जाओ, वो आपको बता देगा पेड़ कितने हैं। ये सारे रिसोर्सेज हमने कहीं ना कहीं किसी रजिस्ट्री में मैप किए हुए हैं। और मेरा जो, मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, अगर मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरी जितनी भी मेरे पास एक कंट्री के अंदर जो मेरी रिसोर्सेज हैं, वो मेरे एड्रेस से लिंक्ड है। मेरा एड्रेस क्या है? मेरा फिजिकल एड्रेस जो मैं रहता हूँ, जैसे मैं जिस घर में रहता हूँ, वो मेरा एड्रेस से मेरी सारी चीजें लिंक्ड है। और कोई भी ये बता सकता है मेरे आईडी से कि मेरे मेरे पास गाड़ी कितनी है, मेरे पास बंगला कितना है, मेरे पास जमीन कितनी है। ये सारी चीजें जो है वो मेरे मुझसे लिंक्ड है। और मैं एक फिजिकल एड्रेस में रहता हूँ जहाँ से ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि हाँ ये चीजें सारी इस एड्रेस से लिंक्ड है। सो बेसिकली किसी भी देश के अंदर जो हमारा करंट यूनिवर्स है उसके अंदर
जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पूरे उस राजा को या उस प्रेसिडेंट को या उस देश को पता है। फिर उस देश को ये पता है कि उसके देश के अंदर जो पॉपुलेशन है उनके यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी रिसोर्सेज लिंक्ड है, या उस इंसान के पास कौन सी चीजें हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया। और ये क्यों करती है सरकारें? क्योंकि अल्टीमेटली जब अपनी रिसोर्सेज को वो लिंक करती हैं, मैप करती हैं, तो उनको टैक्सेस को जनरेट करने में आसानी होती है। अगर मेरी सरकार को ये नहीं पता होगा कि मेरे पास मेरी इनकम का सोर्स क्या है, मैं कहाँ स्पेंड करता हूँ, मैं क्या अर्न करता हूँ, ये करता हूँ, तो उनके लिए टैक्सेस को कलेक्ट करना आसान होता है। वो टैक्सेस जो अल्टीमेट उनका पर्पस ये है कि जो भी मेरी डीलिंग्स हैं या जो भी मैं जो मेरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, उस इकोनॉमिकल एक्टिविटी पे मैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह टैक्सेस दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। किसी भी सरकार का ऑब्जेक्टिव दुनिया में यही होता है कि जो उसकी तो टैक्स जो लेने की जो जो उसका टैक्स नेट है वो हर साल इंक्रीज हो, ताकि वो अपनी जो चीजें हैं, जो अपने एक्सपेंडिचर हैं किसी भी सरकार के, उनको वो फंड कर सके। तो ये एक कबीले का भी था इतने हजारों साल पहले, और आज की डेट में ये एक राजा का भी है। तो अल्टीमेटली इस पूरी डिस्कशन से जो अभी मैंने आपको बताई, इसकी समरी अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहली चीज क्या है? चीजों को मैप करना, तो राइट, किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे पूरे यूनिवर्स में जो कि कोई राजा का और पॉलिटिशियन का और देश का ऑब्जेक्टिव था अपने रिसोर्सेज को मैप करना। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि उस देश के अंदर रह रहे जितने भी जो इंसान हैं, जो लोग हैं, उनके पास क्या क्या पोजेशंस हैं, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को भी उस पर्टिकुलर इंसान से मैप करना। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर एड्रेस से मैप करना। तो आज मेरा जो एड्रेस है, मेरा घर है, उससे मेरी काफी सारी चीजें मेरी लिंक्ड हैं, और मैं एज ए इंडिविजुअल भी एक नंबर हूं जो सिस्टम के अंदर कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है। एक सेंट्रलाइज सर्वर पे जाके देख सकती है सरकार के मेरे पास, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे पास क्या क्या चीजें मुझसे लिंक्ड है। तो ये आप यूनिवर्स का, एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट समझ गए। अब हम बात करते हैं कि इसका मेटावर्स से क्या लेना देना, ठीक है? तो मेटावर्स बेसिकली, जैसे हमने यूनिवर्स को समझा, मेटावर्स एक्चुअली में एक वही दुनिया है, बस ये दुनिया डिजिटल है, और ये डिजिटल दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो मेटावर्स को अगर मैं बहुत ही सिंपल देसी भाषा में बोलूं, तो एक डिजिटल दुनिया जो क्लाउड के ऊपर है। यूनिवर्स का है, प्लैनेट अर्थ के ऊपर है, फिजिकल है, मतलब मैं जमीन के ऊपर हूँ, मेरा ग्रेविटेशनल पुल मुझे खींचे पड़ा है, मतलब मैं जमीन के ऊपर चल सकता हूँ भी, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं बाहर देख सकता हूँ, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। जो मेटावर्स की दुनिया है वो सेम मेरी यही दुनिया है, जो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में है और क्लाउड के ऊपर है। अब आप कहोगे, अच्छा सर, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे, मतलब हमारी एग्जिस्टिंग दुनिया की कॉपी होगी क्लाउड के ऊपर, डिजिटल दुनिया, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी, वो डिजिटल दुनिया है जिसको हम लोग एक्चुअल में जी रहे होंगे, एक्चुअल में महसूस कर रहे होंगे। इसको आप इस तरीके से समझिए। देखिए, हम लोगों का इस दुनिया में जितना भी इंसान है इस वक्त, जब से इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, जब से इंटरनेट आया है, और इंटरनेट जिस फॉर्म में आज जब पहुंच गया है, हमारी दिन प्रतिदिन हमारी जो टाइम स्पेंड है डिजिटली, वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है कि नहीं? मतलब आप, मैं और आप, कितना टाइम हम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे। और शायद ही ऐसा कोई टाइम होता होगा, शायद, मतलब जब आप बाथरूम में जाते होगे, टॉयलेट में जाते होगे, या प्रोबेबली खाना खा रहे होते हो, या सो रहे होते हो, ये तीन चार चीजों को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि हम लोग स्क्रीन से अपने आप को परे कर पाते हैं। जब हम इतना टाइम स्क्रीन पे जो स्पेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में हम एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल एसेट, जाने अनजाने में हम वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी का हम पार्ट बन रहे हैं डिजिटली। हम वहां पे अपने जब इतना टाइम को जब हम स्पेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो अल्टीमेटली हम वैल्यू क्रिएशन की गेम में जाने अनजाने में एंटर कर जा रहे हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर ऐसा नहीं होता, जो बात में, अगर आप मुझसे अग्री नहीं करते कि हम कितना टाइम डिजिटली स्पेंड कर रहे हैं और एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो जितनी भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे आप आज आप दुनिया की टॉप 5 टॉप 10 कंपनीज को पकड़ लो, चाहे आप एप्पल को पकड़ लो, चाहे आप गूगल को पकड़ लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट को पकड़ लो, चाहे आप फेसबुक को पकड़ लो, दुनिया की जितनी भी जो टॉप कंपनीज हैं, वो सारी
स्क्रीन का उनका काम है, मतलब वो स्क्रीन जो हमारी डिजिटल स्क्रीन पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देती हैं, ऐसी सर्विस देती हैं जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वही तो कंपनीज ग्रो कर रही हैं अल्टीमेटली। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है डिजिटली वो बढ़ता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी फिजिकल दुनिया में इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं जितना हम डिजिटली स्क्रीन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये तो आप मानते हो, हम डिजिटल जितना टाइम हम अगर हम आवर्स के अंदर देखें तो घंटों के हिसाब से हम अपनी स्क्रीन पे अपना टाइम दे रहे हैं। इतना टाइम हम अपने एक्चुअल रिलेशनशिप में एक्चुअल लोगों को नहीं देते हैं, अपने परिवार में नहीं दे रहे हैं, जितना टाइम हम अपना डिजिटल स्क्रीन पे दे रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि आने वाले समय में, अगर मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दूं, कि दुनिया में 7 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी टोटल, और आप जानते हैं कि इस समय वीडियो गेम खेलने वालों की कितनी पॉपुलेशन है? इस समय जो वीडियो गेम खेलने वाले हैं वो 2.8 बिलियन लोग वीडियो गेम खेलते हैं। मतलब 7 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है और 2.8 बिलियन लोग जो हैं वो गेम्स खेलते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि गेमिंग इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो करी कि आज आप इंटरनेट के ऊपर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट दुनिया की वो गेम्स जो है वो खेलती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप डिजिटली आप इंटरैक्ट कर रहे हो। आपको मैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। कई बार आपने, अब मैं इसको, अब आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आप मेटावर्स को और डेप्थ में आप समझ पाओ, राइट। आप देखो कि जैसे जैसे आप डिजिटली, जब आप अपना इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप धीरे धीरे डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को पोजेस करना शुरू कर दोगे। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अभी क्रिप्टो की बात करता हूँ, फिर मैं नॉन क्रिप्टो की भी बात करता हूँ। अगर हम देखें क्रिप्टो के, अगर अंदर हम बात को देखें डिजिटली, अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे लोग डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को पोजेस करना शुरू कर देंगे, एक्वायर करना शुरू कर देंगे। यकीन नहीं आता? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जनवरी के अंदर, इसी साल 2021 के अंदर 10 मिलियन US डॉलर वर्थ ऑफ एनएफटीज जो है वो ट्रांजेक्ट हुई, एनएफटी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट हुई। एनएफटी एक नई चीज थी, नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है। तो नॉन फंजिबल टोकन्स एक यूनिक डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं जो लोगों ने बाय करना शुरू करे दुनिया में। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग फिजिकल वर्ल्ड में एक ही है ना, राइट। तो उसी तरीके से नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं वो डिजिटल आर्ट कलेक्टेबल्स जो हैं उनको लोगों ने बाय करना शुरू करा। अभी जो जनवरी 2021 में जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 10 मिलियन US डॉलर की थी। आज की डेट में आप जानते हो कितनी हो गई है वो? 2.8 बिलियन US डॉलर वर्थ ऑफ एनएफटीज के अंदर जो है वो पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, लोगों ने एनएफटीज को बाय किया। इससे क्या पता लगता है कि अल्टीमेटली लोग जो है डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के पोजेशन करना लोगों ने शुरू कर दिया है। वो डिजिटली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें बाय कर रहे हैं, और उनके अंदर एक वैल्यू देख रहे हैं, उनके अंदर एक बिलीफ देख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर हाउ डज दैट मैटर, मतलब डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के अंदर पोजीशन, मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको और इसको अच्छे से समझाता हूँ। आप जब फिजिकल वर्ल्ड में जब कोई चीज बाय करते हो, जैसे लुई विटॉन, टॉमी हिल फिगर की वॉच, तो आप जब बाय करते हो तो आप उसको गले या हाथ में डालते हो, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, चलो अच्छा, जैसे कि ये क्रॉस का पेन है, ये मेरे हाथ में जो पेन है बहुत प्रीमियम पेन है, क्रॉस का पेन है। क्या काम करता है? लिखता तो है। अरे वो तो मेरे पास ये मैं इसको इस तरीके से बोलूं, तो ये मेरे पास क्लिक क्लिक का पेन है। मतलब एक मेरे पास क्रॉस का पेन है, और मेरे पास एक ये क्लिक है, कोई जेल पेन है 8-10 रुपए का, और ये करीब होगा, क्रॉस का पेन है, मतलब ये हजारों में होगा इनफैक्ट, राइट। अब मुझे गिफ्ट मिला था, मुझे नहीं पता, बट ये आई एम श्योर कि ये महंगा होगा। तो अब लेकिन जब मैं जेब से क्रॉस का पेन निकालता हूँ तो यार मुझे एक अलग फीलिंग आती है। मतलब यार ठीक है, मतलब एक एक मेरा एक मेरे को एक सामने जो परसेप्शन है, जो लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में इस पेन को या मेरी पॉकेट में लगे इस पेन को, तो मुझे एक रिकॉग्निशन मिल रही है, एक बूस्ट मिल रहा है, एक मेरे को एक अलग फीलिंग आ रही है। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड जो ब्रांड्स के अंदर फीलिंग आती है कोई आप। और इसको जब करता हूँ तो ठीक है, जस्ट अनदर पेन, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन मे बी, बट यहाँ से लोग, मेरी परसेप्शन बिल्डिंग हो रही है सोसाइटी में कि यार क्रॉस का पेन रखता है, पता नहीं यार क्या है यार, एलीट है थोड़ा सा, मतलब ये तो ये दैट इज, हमने यूनिवर्स के अंदर ये ऑलरेडी ये कर रहे थे। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी सिमिलरली
जब हम चीजों को बाय करना शुरू करते हैं, तो आज अगर किसी के पास क्रिप्टो पंक्स हैं या किसी के पास कोई एनएफटी है जो काफी वैल्यूएबल है, काफी महंगी है, और अगर उस बंदे ने किसी ने वो एक्वायर कर ली, तो आपकी वो एनएफटी आपको एक बूस्ट दे रही है, क्योंकि आपकी जो डिजिटल वर्ल्ड में जो लोग हैं वो आपको एक नजर से देख रहे हैं। आपकी आपकी जो आपके पास जो पोजीशन है उसको, वो आपको एक अलग लेवल पे एक फीलिंग दे रही है। और जब आप उसको डिजिटल वर्ल्ड में जिस एड्रेस, तो अब इसमें मैं उस पर बाद में आता हूं, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि लोग अपने चीजों को जिस तरीके से यूनिवर्स में बाय कर रहे थे, अलग अलग ब्रांड्स को, अलग अलग चीजों को, सिमिलरली डिजिटल वर्ल्ड में भी वो उसी तरीके से बाय कर रहे हैं। अब ये जो बाइंग है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने जैसे आपको एनएफटी का एक एग्जांपल दिया, जनवरी में 10 मिलियन यूएस डॉलर और अभी 2.8 बिलियन यूएस डॉलर, राइट। पोजेशन मतलब लोग बाय कर रहे हैं एनएफटीज को, आर्ट्स को, कलेक्टेबल्स को, कार्स को, साइबर पंक्स, बोर्ड ऐप, मतलब तरह तरह की एनएफटीज को लोग बाय कर रहे हैं। तो सिमिलरली लोग यूनिवर्स में भी, जो फिजिकल वर्ल्ड में भी बाय करते थे। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, जिस तरीके से गेमिंग बढ़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 बिलियन जो है पॉपुलेशन दुनिया की थी, उसमें से करीब जो है 2 से 3 बिलियन जो लोग हैं वो गेम्स खेल रहे हैं। अब गेम्स के अंदर भी क्या होता है, जैसे मैं आपको रोब्लॉक्स की बात बताऊं, एक रोब्लॉक्स एक मेटावर्स की ही गेम है, 3D गेम है, जिसके अंदर अब आप गेम्स के अंदर अलग अलग तरीके की, एक्सी इन्फिनिटी आपने देखा कितनी पॉपुलर गेम है, तो वहां पे भी आप अलग अलग गेम्स के अंदर आप स्किन बाय कर सकते हो, आप एक अलग लेवल की तलवार बाय कर सकते हो। जैसे आप रोब्लॉक्स गेम के अंदर खेल रहे हो तो आप वहाँ कार बाय कर सकते हो, घर बाय कर सकते हो। आप वहाँ पे अपना जो एक रियल, जैसे वर्ल्ड में आपकी एक फिजिकल अपीयरेंस है, आपको पसंद नहीं आ रही, मतलब जैसे सपोज आपको लगता है रियल वर्ल्ड में लोग आपको जजमेंटल हो जाते हैं आपकी बॉडी के कलर को, टेक्सचर को देख के, मेटावर्स के अंदर आप एक अपना एवतार ले सकते हो। वो कोई भी हो सकता है, वो क्रिप्टो पंक्स हो सकता है, वो कोई कूल एक कोई एनएफटी हो सकती है, जिसको आप, जो आपकी डिजिटल वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, किसी गेम के अंदर आप अपने एवतार को चूज कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो वो आपको एक अलग लेवल की रिकग्निशन देती है, और लोग जो है आपकी जो परसेप्शन वैल्यू है, जो लोग आपके बारे में जो परसीव करेंगे, वो आपकी जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे आपको वो परसीव करेंगे। तो गेमिंग एक बहुत बड़ा एक 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 ऐसी इंडस्ट्री है, ऑनलाइन गेमिंग, जिसके अंदर ऑलरेडी आप मेटावर्स के अंदर हो। जब आप गेम खेलते हो और चीजों को बाय करते हो या नहीं भी करते, या आप जीतते हो, आपने कई ऐसी गेम्स देखी होगी जहाँ फार्मिंग चल रही है, जहाँ पे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, जहाँ आप गन बाय कर रहे हो, जहाँ पे आप कभी हथियार बाय कर रहे हो, कभी सोर्ड बाय कर रहे हो। ऑलरेडी आप मेटावर्स, गेमिंग मेटावर्स के अंदर ये काम कर रहे हो। तो सिमिलरली आप धीरे धीरे डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को वहां पे और ज्यादा तेजी से पोजेस करना, बाय करना शुरू कर दोगे। तो ये सारी चीजें जब आप बाय करोगे मेटावर्स के अंदर, तो आपके, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इस समय अगर दुनिया का जो सबसे बड़ा जो मेटावर्स जो अगर बन रहा है, तो इथेरियम, अगर आप देखो तो इथेरियम अपने आप में एक मेटावर्स ही तो है। आज इथेरियम के अंदर कितनी सारी जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर कितना एनएफटी के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, कितनी एनएफटीज आप इथेरियम के ऊपर, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। डिफाई का पूरा प्लेटफॉर्म इथेरियम पे बन चुका है। इथेरियम के ऊपर ऑलरेडी जो है दुनिया की जो इस 80% जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो इथेरियम पे बन रही हैं। तो इथेरियम अपने आप में एक मेटावर्स है। तो आप सपोज करो आपने कोई एनएफटी बाय करी। अब एनएफटी आपने जब बाय करी, तो वो आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है मेटावर्स में, आपका जो इथेरियम का जो एड्रेस है वही आपकी आइडेंटिटी है। वो आपकी जितने भी डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी उस एड्रेस से लिंक्ड है, राइट। तो मेटावर्स की खासियत यह है कि जितने भी आपके डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आप मेटावर्स के अंदर आप जब लोगे, वो सारे के सारे आपके एक एड्रेस से लिंक्ड हैं। और उस इथेरियम के एड्रेस की खास बात क्या है? अब इथेरियम के एड्रेस की खास बात यह है कि कोई भी दुनिया के अंदर वो जो एड्रेस है वो शेयर्ड रजिस्ट्री हो गई एक तरीके की, मतलब कि उस एड्रेस पे क्या क्या चीजें पड़ी हैं कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है।
कोई भी जाके चेक कर सकता है कि यार मेरे पास क्रिप्टो पंक्स पड़े हैं, मेरे पास एक डिजिटल कार पड़ी है, मेरे पास एक एक रॉक पड़ा है। अगर मेरे पास सपोज रॉक पड़ा है, या मेरे पास कोई ऐसी एनएफटी पड़ी है, या मेरे पास कुछ ऐसी कलेक्शन पड़ी है जो कि बहुत ही रेयर है और जो कि बहुत ही प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली वो जो इथेरियम एड्रेस है, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ बूस्ट। अब आप बोलोगे सर बूस्ट कैसे, मतलब कहाँ मिलेगा वो बूस्ट, कहाँ मैं उसको शो करूंगा? अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक रिसेंट देखा अभी ट्विटर पे क्या हुआ है? ट्विटर के ऊपर क्या है कि अगर आपके पास कोई जेन्युइनली कोई आपकी एनएफटी है और आप उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हो। अब सपोज करो आपके पास दुनिया की टॉप 50 जो क्रिप्टो पंक्स हैं, उनमें से एक आपके पास पड़ा है। आप उसे जाके ट्विटर की अपनी उसे प्रोफाइल पिक्चर बनाते हो। तो अब ट्विटर क्या है कि आपके पास, आप एक्चुअली में उसके ओनर हो कि नहीं हो उस एनएफटी के, तो ट्विटर अब उसको वेरीफाई कर रहा है। ट्विटर ने ये रिसेंटली लॉन्च की है, ये एक दो दिन हुए। तो अब आपकी जो ट्विटर प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाएगी कि ये एनएफटी एक्चुअली में इस ट्विटर एड्रेस के पास है। आप सोचो यार, आपको किस लेवल का वो बूस्ट देगा। मतलब एक आदमी कहेगा यार लुक एट दिस ट्विटर प्रोफाइल, दिस गाय हैज गॉट अ एनएफटी व्हिच इज ओनली लाइक टॉप 50 एंड मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल डिजिटल ऑब्जेक्ट दिस गाय हैज। अलग लेवल पे आपको बूस्ट देगा। तो ये जो बूस्ट फीलिंग है, ये यूनिवर्स में हमें ऑलरेडी मिलती थी। हम बीएमडब्ल्यू की गाड़ी लेते थे, हम मर्सिडीज लेते थे, हम ब्रांड्स पहनते थे, हम लिवाइस की टी शर्ट पहनते थे, हम मतलब हम अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, हम घड़ी पहनते थे तो दिखाते थे, हम एप्पल का मोबाइल फोन लेते थे तो चमकाते थे। तो वही डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हम धीरे 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 एक्युमुलेट करना शुरू कर देंगे। और ये सारी की सारी जो जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कहाँ पे मैप होंगी? ये हमारा जो एड्रेस है उस पे मैप दूंगी, जो कि, और वो एड्रेस क्या है इथेरियम पे, वो एक ओपन ब्लॉकचेन पे है। कोई भी जाके उस एड्रेस पे जाके देख सकता है कि इस बंदे के पास क्या क्या चीजें पड़ी हैं। राइट? तो ये है मेटावर्स की दुनिया, जिसके अंदर जैसे आप यूनिवर्स के अंदर बिहेव करते थे, वैसे ही आप मेटावर्स के अंदर बिहेव करोगे। ये तो क्लियर हो गया कि जो मेटावर्स के अंदर जितनी भी मेरी जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी मेरे इथेरियम एड्रेस से लिंक्ड है। राइट? और इथेरियम एड्रेस क्योंकि एक ओपन ब्लॉकचेन है, कोई भी उस इथेरियम एड्रेस को जाके जब देखेगा कि अरे अच्छा इस इथेरियम एड्रेस पे क्या क्या चीजें पड़ी हैं, क्या क्या डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या डिजिटल एसेट्स हैं, वो देख सकता है। तो वो जो मेरा इथेरियम एड्रेस है, जैसे जो मेरी रियल वर्ल्ड है उसके अंदर मेरी जो परसेप्शन थी, वो मेरे स्किन, मेरे कलर, मेरे बोलने के अंदाज, मेरे कपड़े पहनने के तरीके से, मेरे मैं छोटा हूं, मैं लंबा हूं, उससे लोग परसीव करते थे काफी सारी चीजें मेरी इंडिविजुअलिटी के। मेरे मेरे मैंने भी कुछ बोला भी नहीं होता और सामने वाले ने मेरे बारे में परसेप्शन बना ली होती थी। वही मेटावर्स के अंदर जो मेरा इथेरियम का जो एड्रेस होगा, उसके अंदर जो चीजें पड़ी हैं, वहां से मेरे बारे में, मेरी इंडिविजुअलिटी के बारे में लोग मेरी परसेप्शन बनाएंगे कि मैं किस तरीके का हूं। तो सपोज अगर मेरे पास ज्यादा एनएफटी गेमिंग से रिलेटेड है, या मेरे पास ज्यादा एनएफटीज, मेरी एनएफटीज का जो कलेक्शन है वो बता देगा मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में। राइट? सो अगर मेरी मेरे बहुत जिस तरीके से मैं एज ए इंडिविजुअल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हूं अभी रियल वर्ल्ड में, सिमिलरली मैं मेटावर्स के अंदर भी मेरी एक परसेप्शन होगी। और मजे की बात यह है कि इथेरियम के ऊपर हम अलग अलग एड्रेसेस भी बना सकते हैं। तो मेरी बात दो आइडेंटिटीज और तीन आइडेंटिटीज भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो सपोज करिए मैं एक आइडेंटिटी, मेरा मूड है, मतलब मैं आज एक हफ्ते तक गेमिंग खेलना चाहता हूँ, तो मैं मेरे जो एवतार्स हैं, जो मेरी मैं उनको चेंज करके अपना वो गेमिंग के एवतार्स को एक हफ्ता यूज करता हूँ, तो मैं गेमर बन जाता हूँ। फिर मैं किसी दिन वो कोडिंग का मुझे शौक है, तो सपोज मैं ऐसे एवतार्स को और ऐसी चीजों को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरी परसेप्शन को चेंज कर देते हैं। तो मैं एट ए टाइम, ये रियल वर्ल्ड में मैं अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकता। मैं अपनी जो मेरी एक बारी परसेप्शन बिल्टअप हो जाती है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। बट डिजिटल वर्ल्ड में मैं अपने लिहाज से अपनी आइडेंटिटी को भी विद मूड, विद टाइम, अपनी कन्वीनियंस पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक मेटावर्स की दुनिया होगी। अब
मेटावर्स की दुनिया की एक और खास बात ये कि उसके अंदर सिर्फ आप डिजिटल ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, आपके डिजिटल एसेट्स आपके पास कितने हैं, आपके पास डिफरेंट वेरियस टोकन्स हैं। आप वहाँ मेटावर्स के अंदर, क्योंकि आपके पास डिजिटल एसेट्स होंगे तो, और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको तो आप बाय और सेल कर ही सकते हो। जो मार्केट प्लेसेस हैं, आपके पास डिजिटल एसेट्स हैं, उनको आप डीफाई, जिस तरीके से हम रियल वर्ल्ड के अंदर बैंकिंग सेक्टर के थ्रू हम एक फैसिलिटेट करते हैं बाइंग और सेलिंग, और हम पैसिव इनकम को कमाते हैं रियल वर्ल्ड में, तो आप मेटावर्स के अंदर भी डिजिटल एसेट्स के थ्रू आप एक इनकम को जनरेट कर सकते हो, पैसिव इनकम को वहां पे जनरेट कर सकते हो। तो ये था कि आप मेटावर्स के अंदर क्यों, कितनी तेजी से और कैसे आप वहां पे अल्टीमेटली आपकी एक इंडिविजुअलिटी पे कि कौन कौन सी चीज आप पे आपकी मैप्ड है, वो आपकी वो पता लग सकती है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स, रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे चीजें मैप्ड हैं, आपकी आइडेंटिटीज हैं, गाड़ी, बंगला, घर, मकान, सब चीजें, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में आपके इथेरियम एड्रेस से, आपकी जो इथेरियम एक मेटावर्स है, उसके अंदर आपकी डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, डिजिटल टोकन्स, आपकी आपकी स्टेकिंग, लेंडिंग, आपकी सर्विसेज, आपकी ऐसे इंडिविजुअलिटी में क्या क्या चीजें आपकी डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास पड़ी हैं, वो आपके पास अवेलेबल है, ओपन ब्लॉकचेन पे है। अब इशू क्या है, दोनों दुनिया के अंदर जो फर्क जो है यहाँ पे, अगर आप देखो तो जो रियल वर्ल्ड के जो रूल्स हैं, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाती है, टॉप टू बॉटम वो रूल्स चलते हैं, चाहे वो रूल्स सही हो, गलत हो, कोई फ्लॉ हो, अच्छे हो, हार्डली मैटर्स। अगर वो रूल्स एक बार बन गए और अगर वो इम्पोज हो गए तो आपको उनको फॉलो करना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और वो ऑन ऑन द फेस वो दिख रहा है कि उसके हो सकता है इसके रेपरकशंस गलत हो। बट क्योंकि जो मेटावर्स है उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, मेटावर्स के जो रूल है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं, जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो लॉजिक हैं वो सबको ओपनली दिख रहे होते हैं, और उसलिए उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस में आप ऑप्ट इन करते हो। तो जो रियल वर्ल्ड के जो कंडीशंस हैं आपको मिलती हैं फोर्सफुली बाय लॉ, और जो मेटावर्स के जो कंडीशंस हैं वो कंसेंसस के थ्रू बनती हैं, और आपको पता होता है कि ये इस कंसेंसस की कंडीशंस हैं, तो आप उसमें ऑप्ट इन करते हो। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है मेटावर्स में जाने के लिए। क्या मेटावर्स में जाने के लिए आपको कोई फोर्स कर सकता है? नहीं। आप मेटावर्स में जब जाते हो तो आप खुद ऑप्ट इन करते हो अपनी मर्जी से। और मेटावर्स के अंदर जब कोई चीज चेंज करनी होती है तो उसको कंसेंसस के थ्रू वो चेंज होती है, और विच इज ऑब्वियसली जो एक डिसेंट्रलाइज तरीका है उसके अंदर चेंजेस करने का, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज करने का, वो कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी के डिसीजन से नहीं होता। उसमें जब सब लोगों की सहमति होती है तभी वो उसमें जो चीजें चेंज होती है। तो ये एक अमेजिंग पार्ट है मेटावर्स का। तो जो उसको डिफरेंट बनाता है जो हमारे रियल वर्ल्ड का जो यूनिवर्स है। अब अगर हम बात करें तो मेटावर्स के अंदर कोई चीटिंग हो सकती है? तो सिंपल सी बात है कि मेटावर्स के रूल्स इस तरीके से डिफाइंड होते हैं कि अगर कोई चीट करने की कोशिश करेगा तो उसके पास जो उसके डिजिटल एसेट्स हैं, जो उसका स्टेक है उस मेटावर्स के अंदर, वो उसे लूज कर देगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे जैसे ही वो चीट करने की कोशिश करेगा तो वो वहां पे अपना जो पूरा का पूरा जो स्टेक है, वो उसकी जो डिजिटल एसेट है वो उसे लूज कर सकता है एज अ पनिशमेंट। और वो भी कोई एक सिंगल आदमी ने ये नहीं बोला कि इसको पनिशमेंट मिलेगी, वो रूल इस तरीके से डिफाइंड है, द मोमेंट यू ट्राई टू चीट, and that very moment you will lose your stake, you will lose your digital assets। and मेटावर्स के अंदर कोई किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट भी नहीं है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वॉर्स होती हैं, जो चीजें होती हैं, मतलब मेटावर्स के अंदर क्योंकि सबकी सहमति है, आपने ऑप्ट इन करके वहां गए हो उस मेटावर्स के अंदर, तो वहाँ के जो रूल्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड है, कोई सिंगल अथॉरिटी उसे गवर्न नहीं करता, सब एक लेवल पे है, कंसेंसस है, पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे है, पूरी दुनिया उस मेटावर्स का पार्ट है। और विदाउट बिल्डिंग योर परसेप्शन ऑफ स्किन, कलर, कास्ट, रिलीजन, वहाँ सब एक लेवल पे हैं। तो इट ब्रिंग्स अ वर्ल्ड which you can only dream of, a peaceful world where everybody is at the same level, where everybody shares the same belief, where everybody is not worried कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, या मेरे लिए जो रूल है वो दूसरे के लिए अलग और मेरे लिए अलग है। मेटावर्स के रूल्स पूरी दुनिया के लिए जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबके लिए वो एक है, तो उसमें वो सारे उसके अंदर ऑप्ट इन करके जाएंगे।
तो ये है मेटावर्स की दुनिया। मतलब मेटावर्स के कितना ग्रो करेगा, कब होगा, कब आएगा, तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, आप ऑलरेडी मेटावर्स के अंदर हो। जाने अनजाने में आप मेटावर्स के अंदर हो इस वक्त। मेटावर्स तो इनफैक्ट उसी दिन आ गया था जिस दिन जब दुनिया के अंदर दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होके जब कम्युनिकेट करना शुरू करा था उन्होंने, तो वो ऑलरेडी मेटावर्स के अंदर थे। आप मेटावर्स के अंदर ऑलरेडी दिन रात सुबह शाम हो, आप अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हो, आप अपना डिजिटल कंटेंट डाल रहे हो, आप अपनी पोस्ट डाल रहे हो, चाहे आप फेसबुक पे डाल रहे हो, कहीं डाल रहे हो। अभी बस फर्क कितना है कि आप जो कंटेंट आप डाल रहे हो, जो चीजें आप कर रहे हो, वो एक सेंट्रल सर्वर पे सेव हो रही हैं। और जहां पे आपकी अभी आप क्रिप्टो इकोनॉमी का पार्ट नहीं हो, आप अपना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी एक इंटरेक्शन सिंग वन वे आप एक इंटरेक्ट कर रहे हो, अपना कंटेंट डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो। आप मेटावर्स के अंदर एक क्रिप्टो इकोनॉमी का जब आप पार्ट बन जाओगे, जब एक्चुअली में आप डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को आप लेना शुरू करोगे, ट्रेड करना शुरू करोगे, उनके साथ इंटरैक्ट करना शुरू करोगे, एक दूसरे के साथ आप ट्रेड करना शुरू करोगे, एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे, आप बाय करना शुरू करोगे उस दिन, और वो भी एक डिसेंट्रलाइज तरीके से, तो उस दिन आप मेटावर्स के एक्चुअली में जो मेटावर्स की जो फीचर्स हैं उनको जब आप यूज करना शुरू करोगे तो आप उसके पार्ट बन जाओगे। बट आप मेटावर्स में कब आएगा, तो मेटावर्स कोई दिन बता के नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप मेटावर्स के कब पार्ट बन गए। मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि अगर आप ये मैं आपसे बोलूं कि आपको ये पता है कि आपने कब डिसाइड किया था कि आप डिजिटल वर्ल्ड में स्क्रीन पे इतना टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको कि तो मैंने प्लान किया नहीं था, ये हो गया। तो आपको पता भी नहीं लगा आप कब आपको ये एडिक्शन कह लीजिए या आप इतना टाइम स्पेंड करने लगे, ये आपको पता भी नहीं लगा और ये ऑटोमेटिकली हो गया। उसी तरीके आप मेटावर्स के अंदर एंटर कर चुके हो, आप प्लान नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आप मेटावर्स के पार्ट हो जाओगे। और ये जो ये सो बेसिकली इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे जैसे आप जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं ये बढ़ती चली जाएंगी। आप कल को ट्विटर सपोज डिसेंट्रलाइज अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले आता है, या कल को कोई कंट्री जो है वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाती है कि जहाँ पे जो डैप्स हैं वो उस देश के अंदर जो लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे इसकी प्रोग्रेस बढ़ती चली जाएगी दुनिया में, कई देशों में वो उसको लीड करेंगे, कई देशों में वो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट अल्टीमेटली मेटावर्स विल डेफिनेटली स्प्रेड आउट एंड आप धीरे धीरे देखोगे कि लोग इसका पार्ट होते चले जाएंगे। अब मेटावर्स कोई थ्रेट नहीं है जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो है या किसी देश के लिए। अल्टीमेटली मेटावर्स के अंदर पूरी की पूरी एक क्रिप्टो इकोनॉमी बनेगी, उसके अंदर जो लोग होंगे वो पूरा का पूरा सिस्टम एक बिना इंसेंटिव के कोई भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हम जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स है अगर हम उसके अंदर देखें, टैक्सेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि कोई भी अगर आपको यूनिवर्स के अंदर कोई देश चलाना है या दुनिया चलानी है तो उसके अंदर एक इंसेंटिव एक पार्ट बहुत जरूरी है कि तो सिमिलरली जो इथेरियम कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेटावर्स है तो उसकी जो नेटिव करेंसी है ईथर, वो उसका यूज होगा, वो एज अ गैस फीस यूज होगी, एज अ ट्रांजेक्शन फीस यूज होगी। तो वो जो इंसेंटिव माइनर्स को मिलेगा उस पूरे इकोसिस्टम को, मेटावर्स को मेंटेन करने का, ऑडिट करने का, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो जो ये पैसा लगेगा, ये पैसा ऑटोमेटिकली जो है ये जब इकोनॉमी रन करेगी, जब इसके ऊपर इतने सारे लोग जब ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑलरेडी इस तरीके से डिजाइंड है कि जो माइनर्स हैं उनको जो जो रख रखाव रखते हैं उस नेटवर्क का, वो ऑटोमेटिकली उनको इंसेंटिव मिलता चला जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर टैक्सेस को जबर कलेक्ट किया जाता है लॉ ला के, सिमिलरली जो मेटावर्स के अंदर ऑटोमेटिकली जो गैस फीस है वो एक तरीके का गैस फीस को आप ये लेके चलो कि वो टैक्सीस ही तो है कि आपको कुछ पे करना पड़ता है कुछ सर्विस को लेने के लिए, तो इंसेंटिव है तो वो नेटवर्क चल रहा है। तो मेटावर्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो इंसेंटिव जो है वो गैस फीस के रूप में है जो कि माइनर्स को मिलता रहेगा। तो इस तरीके से मेटावर्स इंसेंटिवाइज भी है मेटावर्स। और मेटावर्स कितनी तेजी से ग्रो करेगा, मैं इसको आप सिंपल सा आप एक एग्जांपल लो। आपने क्या ये सोचा था कि क्रिप्टो जो है वो 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो मार्केट हो जाएगी आज से अगर 5 साल पहले आपने देखा होगा? तो जिस तेजी से दुनिया के अंदर जो बदलाव आ रहा है, खासकर कोविड के बाद ज्यादातर लोग घरों के अंदर हैं, आप देखोगे
कई लोगों को जो मेटावर्स की फीलिंग उसी दिन आ जाती है, जैसे आप वीडियो गेम को अगर वीआर गॉगल्स पहन के खेलते हो ना, तो आपको अचानक लगता है कि आप पहाड़ से गिर रहे हो, आप आसमान से पैराशूट से गिर रहे हो। आप अगर वो वीआर वाले जो चश्मे लगा के अगर आप किसी गेम को अगर आप खेलो, आप किसी मॉल के अंदर चले जाओ, तो अगर आप उस दुनिया को अंदर देखोगे, अपने दाएं बाएं देखोगे, तो आप वो मेटावर्स के अंदर ऑलरेडी आपको एक फीलिंग आती है कि यू आर इन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो दैट इज ऑल्सो वन इंटेग्रल पार्ट। और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटीज, इस पे ऑलरेडी फेसबुक काम कर रहा है कि जूम, जैसे आप जूम में आपको थोड़ा बोरिंग होता है ना एक दूसरे से बात करने में, आप जूम कल को ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं कि आप एक्चुअल में आपको फील होगा कि आप दूसरे आदमी के सामने बोर्ड रूम में बैठे हो और वहां पे उससे आप लाइव इंटरेक्शन कर रहे हो। इस तरीके की वर्चुअल रियलिटी और इस तरीके की गेमिंग चीजें आ रही हैं कि आपकी फील करोगे कि आप एक ऑलरेडी एक ऐसी दुनिया में एंटर कर गए हो कि जहाँ पे यू कैन बाय सिटिंग एट इन अ यू जस्ट नीड अ लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन एंड यू विल बी कनेक्टेड टू अ ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड। जो दुनिया जो आप जिसको आप मेटावर्स कल को बोलोगे, तो अब आप ये बोलोगे कि क्या जो दुनिया के जो देश हैं वो मेटावर्स के अगेंस्ट होंगे या इसके फेवर में होंगे? सिंपल सी बात है कि जब कोई इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी, जैसे सपोज अगर आज अगर 210 मिलियन लोग हैं क्रिप्टो में, अगर मेटावर्स के अंदर एनएफटी के अंदर मैंने बताया 10 मिलियन से या 2.8 बिलियन यूएस डॉलर की एनएफटीज लोग बाय कर रहे हैं, डीफाई सेक्टर 200 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है, मतलब 200-250 बिलियन यूएस डॉलर का एक सेक्टर हो गया है। अगर ये 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अगर ये सेक्टर हो जाएगा एनएफटी डिफाई मिला के, तो आप सोचो कि इतनी बड़ी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी देश चाहेगा कि वो इसका पार्ट बन जाए और वो इससे इंटरैक्ट करना शुरू कर देगा इस मेटावर्स में। इनफैक्ट वो काफी सारे देश अपने जो सेंट्रल सर्वर पे जो डेटा पड़ा है, जो चीजें हैं, उनको मेटावर्स पे वो ले आएंगे ताकि वो मेटावर्स में भी जो अपने सिटीजन्स के साथ वो इंटरैक्ट कर सके और इस इकोनॉमी का पार्ट बन सके। तो ये सुनने में बहुत आपको एक अलग सी फीलिंग आ रही होगी, लेकिन आई एम श्योर कि आज आपको मैं ये कोशिश कर पाया हूं कि आपको मेटावर्स की डेप्थ बता सकूं कि मेटावर्स इवेंचुअली होगा कितना बड़ा। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने बार बार इथेरियम का वर्ड यूज किया कि इथेरियम 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 में कर रहा हूं। मैंने इथेरियम को सिर्फ इसलिए यूज किया क्योंकि इथेरियम के ऊपर ऑलरेडी एक नेटवर्क इफेक्ट है। इथेरियम के ऊपर आपकी क्रिप्टो किटीज आई, इथेरियम के ऊपर आज जो अलग अलग जो कंपनीज हैं वो फंड्स को अपने प्रोजेक्ट्स को वो फंड कर पाते हैं थ्रू आईडीओज आईसीओज। और हमने देखा कि इथेरियम के ऊपर आपका डीफाई सेक्टर आया, इथेरियम के ऊपर एनएफटी आया, इथेरियम के ऊपर डैप्स बन रही हैं। तो मैंने इथेरियम को इसलिए पिक किया क्योंकि इथेरियम आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट्रलाइज भी है और उसके ऊपर नेटवर्क इफेक्ट भी है। इथेरियम के क्लोज कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा नेटवर्क है जो इथेरियम को चैलेंज करता हो। जैसे लोग कहते हैं कि सोलाना, कार्डानो, मैं मानता हूं कि हो सकता है फ्यूचर में सोलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मेटावर्स बन जाए, हो सकता है कार्डानो भी के मेटावर्स बन जाए। लेकिन फिर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी जो मैं अगर बोलूं कि अगर कोई सबसे बड़ा नेटवर्क अगर फ्यूचर में प्रोग्रेस करेगा मेटावर्स के लिए कंटेंडर है तो वो इथेरियम है, क्योंकि इथेरियम के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपमेंट और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो इथेरियम को यूनिक बनाती हैं और इथेरियम को डिसेंट्रलाइज बनाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए मैं आपको इथेरियम का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इथेरियम अपने आप में एक मेटावर्स है और ये फ्यूचर में और बड़ा मेटावर्स होता चला जाएगा और ईथर उसकी इस मेटावर्स की नेटिव करेंसी होगी। तो ये था मेटावर्स। आई एम श्योर के आपको मेटावर्स के बारे में आज काफी चीजें पता लगी होंगी कि मेटावर्स क्या होगा, कैसे होगा, कैसे शेप लेगा। आई थिंक आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन जो ऐसे रिसर्च के जो सब्जेक्ट्स होते हैं और जो जो इम्पैक्टफुल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वक्त लगता है। और ऐसे भी अगर आप चाहते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में एक और वीडियो का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं लेके आना चाहूंगा, जिसका नाम है वेब 1, वेब 2, वेब 3। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, वेब 1 क्या था, वेब 2 क्या था, वेब 3 वेब 1 और वेब 2 से डिफरेंट कैसे होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं उस बारे में वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कि मेरे को क्या वो वीडियो बनाना चाहिए, कि आप चाहोगे मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं। और अगर आपको ये कंटेंट आज पसंद आया और मेटावर्स के बारे में पसंद आया, मुझे बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने, जबकि कैमरा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था आप मेरे सामने हो और आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद यू। आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू टेल यू द फ्यूचर
व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज गोइंग टू बी मेटावर्स, और ये किस तरीके से हमारी जिंदगी को डिफाइन करेगा, किस तरीके से चेंज करेगा। और ऑलरेडी आप मेटावर्स के अंदर ऑलरेडी हो सकता है कि आपने सिर्फ एक कदम लिया हो सकता है किसी आदमी ने 100 कदम लिए और किसी आदमी ने 1 किलोमीटर का सफर कर लिया हो मेटावर्स में। लेकिन अल्टीमेटली हम सबको मेटावर्स के अंदर अपनी अपनी जर्नी कवर करनी है, और हम अपनी मेटावर्स की जो मंजिल है उस तक जरूर पहुंचेंगे। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आप मेटावर्स के अंदर नहीं हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी मेटावर्स का पार्ट हो। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।